रोहित, जो कि शहर का रहने वाला एक युवा लड़का था, एक दिन एक अधिवक्ता से फोन कॉल प्राप्त करता है। उसे बताया जाता है कि उसके दूर के चाचा, जिनसे वह कभी नहीं मिला था, की मृत्यु हो गई है और उसके नाम एक पुरानी हवेली छोड़ी है। यह हवेली एक सुदूर गांव में स्थित है, जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रोहित को यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन हवेली के विचार से वह उत्साहित हो जाता है। उसे इस विरासत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह शहर की भीड़-भाड़ से दूर जाने और गांव में एक नई शुरुआत करने के विचार से आकर्षित होता है। वह अधिवक्ता से पता करता है कि हवेली के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है, सिवाय इसके कि यह बहुत पुरानी और काफी बड़ी है। हवेली का नाम था श्यामबाग की हवेली और गांव वाले इसे एक शापित स्थान मानते थे। लोग इसे दूर से भी देखने से कतराते थे और गांव में इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। रोहित गांव पहुंचता है। गांव में दाखिल होते ही उसे महसूस होता है कि गांव के लोग उसके आने से कुछ असहज हैं। कोई भी उसकी आंखों में आंखें नहीं मिलाता और जब वह हवेली का पता पूछता है तो कुछ बूढ़े लोग उसे वहां जाने से मना करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि उस हवेली में जो भी गया वह कभी सही सलामत वापस नहीं आया। लेकिन रोहित इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे अंधविश्वास और कहानियों में विश्वास नहीं था। वह एक तांगे वाले से हवेली के लिए रास्ता पूछता है और अपने सामान के साथ हवेली की ओर रवाना होता है। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडक महसूस होती है। हवेली बेहद विशाल थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी वीरानी और उदासी थी। जैसे ही वह हवेली के अंदर कदम रखता है, उसे एक पुरानी, गीली लकड़ी और मटमैली दीवारों की महक आती है। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। अंदर के कमरे बहुत बड़े थे, लेकिन चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के बड़े हॉल में पुरानी पेंटिंग्स और पुरानी लकड़ी की अलमारियां थीं, जिनमें से कुछ दरवाजे टूटे हुए थे। हवेली में रोहित को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या भारी कदमों की आवाज हो। पहली रात रोहित ने हवेली में बिताई। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसे लगा कि हवेली के पुराने लकड़ी के फर्श पर कोई चल रहा है, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो कोई नहीं था। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। अचानक हवेली के किसी दूर कमरे से चीख की आवाज आई, जिससे उसकी नींद खुल गई। अब रोहित को यह महसूस होने लगा कि शायद गांव वालों की बातें इतनी भी गलत नहीं थीं। उसके पास हवेली छोड़ने का विकल्प था, लेकिन जिज्ञासा और उसकी तर्कसंगतता ने उसे रोक लिया। वह खुद से कहता है कि यह सब उसके मन की कल्पनाएं हो सकती हैं। रोहित अब इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। उसने तय किया कि वह दिन में हवेली का गहराई से निरीक्षण करेगा। सुबह होते ही उसने पूरा घर छान मारा। बड़े बड़े कमरों में धूल की मोटी परत जमी थी। बहुत से दरवाजे ऐसे थे जो सालों से बंद थे। उसे हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना स्टोर रूम मिला, जिसकी चाबी भी उसे मिल गई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, धूल उड़ने लगी और पुराने फर्नीचर के बीच उसे एक लकड़ी का छोटा संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो बहुत ही खराब हालत में थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, शामबाग की सच्चाई। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि यह हवेली उसके चाचा ध्रुवीर सिंह ही नहीं, बल्कि उसके परदादा की थी। हवेली का इतिहास 100 साल से भी पुराना था और उसके पीछे एक गहरी साजिश और भयानक घटनाओं का सिलसिला था। डायरी के अनुसार हवेली के निर्माण के दौरान एक पुराना काला जादू करने वाला तांत्रिक यहाँ आया था। रघुवीर सिंह के पूर्वजों ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने हवेली पर श्राप दे दिया था। उसने कहा था कि जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, हवेली में रहने वाले हर व्यक्ति को उसका सामना करना पड़ेगा। डायरी में यह भी लिखा था कि हवेली के पिछले हिस्से में एक भूमिगत कमरा है, जहां उस तांत्रिक का काला जादू आज भी सक्रिय है। रघुवीर सिंह ने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की थी और तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रोहित को अब समझ आने लगा कि हवेली की कहानी उतनी साधारण नहीं थी, जितनी उसने सोची थी। डायरी पढ़ने के बाद रोहित ने तय किया कि वह उस भूमिगत कमरे का पता लगाएगा
लेकिन उससे पहले वह हवेली के बारे में और जानकारी जुटाना चाहता था। गांव के एक बुजुर्ग आदमी काका जी के बारे में उसने सुना था, जो हवेली की असल कहानी जानते थे। वह उनसे मिलने गांव में गया। काका जी ने रोहित को देखकर पहले ही चेतावनी दी थी कि वह हवेली से दूर रहे। जब रोहित ने डायरी के बारे में बताया, तो काका जी ने धीरे धीरे हवेली के बारे में और बताया। काका जी ने बताया कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भी भटकती है। वह औरत कभी हवेली के मालिक की पत्नी थी, लेकिन हवेली पर छाए तांत्रिक के श्राप के बाद उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि वह औरत आज भी हवेली में अपने पति और बच्चे को ढूंढ रही है, लेकिन जो भी उससे मिलने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रोहित ने इन बातों को पूरी तरह अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। मगर जब वह वापस हवेली आया, तो अंधेरा हो चुका था। रात का समय था और हवेली की पुरानी दीवारों पर खटपट की आवाजें गूंज रही थीं। वह जब अपने कमरे में पहुंचा, तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। यह परछाई एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले थे। उसकी आंखें शून्य में घूर रही थीं। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। वह कुछ कहने ही वाला था कि महिला ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई। रोहित को समझ नहीं आया कि यह क्या था। क्या वह वही महिला थी जिसके बारे में काका जी ने बताया था? अगले दिन रोहित ने तय कर लिया कि वह हवेली के उस भूमिगत कमरे का रहस्य खोलेगा, जिसका जिक्र डायरी में था। उसे हवेली के पिछवाड़े एक पुराने दरवाजे के निशान मिले, जिसे धूल और झाड़ियों से ढक दिया गया था। जब उसने वहां खुदाई की, तो एक सीढ़ी दिखाई दी, जो हवेली के नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियां अंधेरे और नमी से भरी थीं। रोहित के पास केवल एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी बहुत कमजोर थी। जैसे ही वह नीचे गया, उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे में बहुत से पुराने लकड़ी के बक्से और तांत्रिक उपकरण पड़े हुए थे। वहां एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था, जिस पर कई भयानक चित्र उकेरे गए थे। तभी रोहित को ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वही महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे और वह धीरे धीरे रोहित की ओर हाथ बढ़ा रही थी। रोहित डर के मारे जड़ हो गया था। उसने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। महिला धीरे धीरे उसके करीब आई और तभी रोहित को उसके चेहरे पर दर्द और निराशा का भाव दिखाई दिया। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। रोहित को अचानक डायरी की बातें याद आईं। वह समझ गया कि यह महिला उस तांत्रिक के श्राप की वजह से फंसी हुई है और अपनी मुक्ति चाहती है। रोहित ने खुद को संभालते हुए महिला से पूछा, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं? महिला ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और एक ओर इशारा किया। रोहित ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर वही तांत्रिक के निशान बने थे, जिन्हें उसने डायरी में पढ़ा था। रोहित समझ गया कि यह ताबूत तांत्रिक के श्राप का स्रोत हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर ताबूत खोला और अंदर उसे एक कंकाल मिला, जो तांत्रिक का था। उसी पल एक जोरदार हवा का झोंका आया और चारों ओर अंधेरा छा गया। महिला की आत्मा ने तांत्रिक के कंकाल की ओर देखा और जैसे ही रोहित ने कंकाल को जलाने की कोशिश की, एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। तांत्रिक की आत्मा भी उस कमरे में प्रकट हो गई। रोहित औरत और तांत्रिक की आत्माओं के बीच फंस गया था। तांत्रिक की आत्मा ने रोहित पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन महिला की आत्मा ने उसे रोक लिया। एक भयानक संघर्ष के बाद रोहित ने कंकाल में आग लगा दी और तांत्रिक की आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा नष्ट हुई, हवेली में एक अजीब शांति फैल गई। महिला की आत्मा ने एक आखिरी बार रोहित की ओर देखा और धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। रोहित को महसूस हुआ कि हवेली का श्राप अब समाप्त हो गया है। उसने हवेली से बाहर निकलते ही देखा कि आसमान साफ था और हवेली के आसपास की वीरानी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। गांव में वापस आकर रोहित ने काका जी को सब कुछ बताया। काका जी ने उसे धन्यवाद कहा और बताया कि अब हवेली को श्राप से मुक्त कर दिया गया है। रोहित ने हवेली को छोड़ने का फैसला किया और गांव में एक नए सिरे से जीवन शुरू किया।